रेडी? रेडी, बस लाइव चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं सलमान मेहदी, मेंटोर सितारा हिलाल फाउंडेशन और आज के इस वेबिनार का होस्ट आप सबको आज के इस वेबिनार में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान के लिए दिफाई लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल रहा है। दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया और लाहौर में नाश्ता करने के ख्वाब देखा, लेकिन इनको खबर न थी कि इनका सामना ईमान की ताकत से लबरेज मर्द मोमिन की फौज से है, जो सर पर कफन बांधकर मैदान जंग में उतरते हैं, जिनके लिए शहादत ही मतलूब व मकसूद होती है। इनके लिए यही कहा जाता है कि कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। तो ऐसी ही दो शख्सियात को आज हमने अपने इस वेबिनार के अंदर दावत दी है और हम निहायत मशकूर हैं कि उन्होंने अपने कीमती औकात में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। मैं तारुफ करवाना चाहूंगा अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी का आप लोगों से। हमारे दरमियान में आज मौजूद हैं कर्नल फर्रुख चीमा साहब। 1965 की जंग में शामिल कर्नल साहब नहीं हुए, लेकिन 1971 की जंग में तमाम तजुर्बात से कर्नल साहब गुजरे हैं और गाजी ठहरे हैं। कर्नल के रैंक पर रिटायर होने के बाद आपने कॉलम लिखे और मुख्तलिफ चैनल्स पर तज्जियाकार रहे और इस तरह से रिटायरमेंट के बाद भी अपनी खिदमात इस मुल्क के लिए सरअंजाम देते रहे। आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं और ऑथर हैं बहुत सी किताबों के। सबसे बढ़कर हमारे लिए ये एजाज की बात है कि आप 1971 वार के गाजी हैं और आज अपने बहुत से एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे। कर्नल साहब खुशामदीद। हमारे साथ मजीद मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गुलाम हसन जोया साहब। आप ग्रेजुएट हैं कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा से। He was commissioned in an infantry battalion in March 1989। इसके अलावा मिलिट्री कोर्सेज के अलावा आप क्वालिफाइड हैं स्पेशल ऑपरेशन कॉम्बैटिंग टेररिज्म के। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन को कमांड करते रहे हैं, सेक्टर कमांड सिंध रेंजर्स रहे हैं, स्टेशन कमांडर भी रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में एज लाइजन ऑफिसर रहे हैं विद अमेरिकन फोर्सेस इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी कि आपने हमें ज्वाइन किया। मैं चाहूंगा कि हम कर्नल फर्रुख साहब के साथ स्टार्ट करते हैं। कर्नल साहब हम सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल सुना बात आपकी। कर्नल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 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 मैं आगाज करूंगा इस सवाल के साथ कि आप 1971 की जंग का हिस्सा रहे हैं, तो आप मोस्ट प्रोमिनेंट क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे, कोई 2-3 आप हमारे साथ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं भैया आपको ये बता दूं कि मैं 65 की जंग में भी शामिल था, स्टूडेंट था, लेकिन चूंकि सारी कौम का बच्चा बच्चा उसमें शामिल था, लिहाजा मैं भी शामिल था। ये तो हमारी 65 वार की एक लैंडमार्क है कि किस तरह कौम इकट्ठी हुई। और चूंकि ये हमारा पहला बाकायदा चैलेंज था दुश्मन की तरफ से, अगरचे वार बाद में आने वाली जंगों से कदरे मुख्तलिफ थी, आसान थी। आसान तो नहीं कहता, मतलब यह है कि वो कन्वेंशनल थी। ये सामने दुश्मन और ये हम और ये हमारे हथियार एक जैसे। अब बात ये रह गई थी कि जज्बा किसका ज्यादा है और हिम्मत किसकी है, और वो अपने से 6 गुना ज्यादा फोर्स को तहस नहस करके पीछे धकेल के उनके इलाके में मार के हमारे गाजियों ने और शहीदों ने साबित कर दिया कि हमारा पहला टेस्ट बहुत अच्छा रहा। आप दूसरे टेस्ट की बात करते हैं 71 की।
यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, आप जो चाहते हैं कि क्या चीज मैंने देखी, मैं जब वहां पर गया हालात बिल्कुल ठीक ठाक थे। हम लोग, मैं वहां पर G3 इंटेलिजेंस था। इंटेलिजेंस स्टाफ का मतलब है जूनियर मोस्ट अफसर होता है, जिसका काम है हर इंफॉर्मेशन पूरे इस पाकिस्तान से आने वाली को रिसीव करना, नक्शे पे मार्क करना, और वो आज तक मेरी यादों में महफूज है। अब इस तरह करके एक जूनियर कप्तान को वो चीज हासिल हो गई, इंफॉर्मेशन जो उस वक्त के लोगों, कप्तानों को मुयसर नहीं हो सकती थी। ना व्हाट्सएप था, ना मोबाइल थे। जो फील्ड में गया वो फील्ड में गया। मैं खुद इन्फेंटेरियन हूँ, तो इन्फेंट्री बटालियन को तो वैसे ही थोड़ा सा एरिया मिलता है जहां पर उन्होंने अपने जौहर दिखाने होते हैं। बहरहाल, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो मेन चीज मैंने देखी है, जो प्रोपेगेंडा आपके कानों तक डाला गया, जो फौज के मुतालिक कहा गया, अगर 100 नहीं तो 90% गलत है। इस पर मैंने 2 किताबें लिखी हैं। पहले उर्दू में लिखी थी, बिछड़ गए। उस पर ISPR अब 14 एपिसोड का ड्रामा बना रही है। हाफ वे है, इंशाल्लाह महीने 2 में आप वो भी देखेंगे कि मैंने उसमें क्या कहा। दूसरे, मैंने ये साल किताब जो दिसंबर में लॉन्च की, वो थी लॉस्ट फॉर एवर, इंग्लिश में। और मैंने ये साबित किया है कि जितने ये बना के गंद करके 48 टू लेके इन्होंने जिस तरीके से किया था, 57 में तो नारे लग गए थे, बाय बाय पाकिस्तान, मौलाना भाषानी ने लगा दिए थे। इन लोगों ने जब खत्म कर लिया, एंड पर जब खराब तरीन कर लिया, तो यहां पर फौज को विक्टिमाइज किया गया। मैंने ये साबित किया। मैंने तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं, सोच विचार वाले दानिश्वर कहलाते हैं, जामियात हैं, मैंने उनको भेजा है कि लो, मैंने तुम्हारे चीजों को चैलेंज कर दिया, अब मुझे चैलेंज करो। मुझे कोई चैलेंज नहीं कर रहा, बिकॉज तारीख के तहत 48 से लेकर इसका टूटना शुरू हो गया था बांग्लादेश का, जिस तरीके से ये बिहेवियर कर रहे थे। 49 में मायूस होकर मुजीब की पार्टी बनती है। ये 50 में यहाँ पाकिस्तान में ये कसूरी, महमूद अली कसूरी साहब सेक्रेटरी जनरल थे उसके, पाकिस्तान आजाद पाकिस्तान पार्टी बनती है। उनका अपने तो लिखा हुआ है कि जो हालत इन सियासतदानों ने कर छोड़ी है, इससे बेहतर है कि इस पार्टी को छोड़ा जाए और कोई नई बनाई जाए। ये किताब मैं आपको पेश कर सकता हूँ। 53 में, 52 में फिर लैंग्वेज राइट्स होते हैं, वहां 2 बंदे मरते हैं, उससे उनकी उनको मिल जाता है, आप मिलती है उनकी कोशिश को। 53 में मौलवी फजले हक शेर बंगाल, जिन्होंने पाकिस्तान की करारदाद पेश की थी, वो खुद मायूस होकर यहां से अपनी पार्टी बनाने पर मजबूर हो गए, कृषक श्रमिक पार्टी। और उसके 2 ही मंशूर के 2 पॉइंट थे। एक पॉइंट ये था कि लैंग्वेज हमारी रिकॉग्नाइज की जाए, और दूसरा, हमें इलाकाई खुद मुख्तारी होनी चाहिए। ये 2 ही पॉइंट थे उनके। यहां पर यह था कि मैंने जो किया, इन्होंने कहा यहां पर कि जी शबखून मारा फौज ने 1958 में। मैंने तारीख के औराक से साबित किया कि आप मुझे, मैं चैलेंज आज करता हूं सबको कि 48 से 58 तक कोई एक काम पाकिस्तान के लिए किया हो, कोई एक, मिड 58 तक। ये मेरा चैलेंज है, जिसको अभी तक कोई कबूल, यानी बाबा तो जल्दी चले गए थे ना, अल्लाह ने उन्हें ले लिया, बुला लिया। अब क्या था कि पाकिस्तान जिन हालात में मिला था उनको सेटल करना, पॉलिसी बनाना, स्ट्रेटजी बनाना, ये मशरक और मगरिब पाकिस्तान को इकट्ठा करना, ये सारा का सारा काम इन सियासतदानों के जिम्मा था। और जमहूरियत का पौधा लगाना भी इन सियासतदानों के जिम्मे था, जिन्होंने 48 से 58 तक जो कुछ किया वो सबके सामने है। सिर्फ एक नेहरू का एक ताना याद है इनको
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब तमाम लोगों ने ये समझा, दो चीजें हैं जो पाकिस्तान बनने पर नहीं समझी गई। नंबर एक, वेस्ट पाकिस्तान में बिखरे हुए लोग थे, क़यादत सारी की सारी आपके जो है मिल रही थी उनसे, आपने उनके जिम्मे डाली हुई थी फ्यूडल्स के, और फ्यूडल्स के तो डीएनए में जमहूरियत नहीं होता, कहां से लाते हुए जमहूरियत। दूसरी तरफ मशरकी पाकिस्तान में 1905 से लेकर वो महरूमियां सहते चले आ रहे थे। छोटे से खित्ते में बहुत सारे लोग थे, एक जुबान, एक रंग, एक कल्चर, एक सब कुछ। वो कौम बनी हुई ऑलरेडी थी और मुजीब 48 से उनको लीड कर रहा था। किसी के जहन में ये नहीं आया जो दानिशवर बनते हैं उस वक्त के कि क्या हो रहा है। वहां कौम अलहदा बन रही थी और यहां शमाजल था। फिर उसके बाद मैं उन 48 to 58 के जो दरमियान में असल डार्क पीरियड हमारी तबाही का वो है, और मैंने उसके ऊपर लिखा है कि किताब जो है, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म हूं, मैंने लिखा है कि जो यहां पर हुकूमत थी, जो सिस्टम यहां राइज था, उसका नाम तारीख पॉलिटिकल साइंस की किताबों में नहीं है। सुकरात को जगाओ के कोई नाम दे जाए। मिसाल के तौर पर अवाम, जमहूर, वो वही था जो चंद्रगुप्त मौर्य से आ रहा था कि एक लोकल फ्यूडल बनाते थे, वो जमहूर के गले पे पांव रखता था, अपने लिए मराहत लेता था और जाकर सजदा रेज हो जाता था ब्यूरोक्रेसी को। यही इन्होंने किया। ये इकट्ठे हुए, जमहूर के आवाज तो थी नहीं, सब आपस में इकट्ठे होके अगर अपने में से एक को हुक्मरान बना लेते तो शायद जमहूरियत का पौधा लग जाता। ये सब इकट्ठे हो गए, इन्होंने जाके ब्यूरोक्रेट को गवर्नर जनरल बनाया, और उसको पावर कौन सी थी? वायस राय वाली। यानी जब चाहे इनको कान से पकड़ के निकाल दे, जब चाहे इनको कान से पकड़ के ले आए। ये गुलामाना ज़हन इन्होंने अपना काबू रखा, और वो फ्यूडल उस वक्त का जो था। अब इस चीज में करते हुए एक गवर्नर जनरल 4.5 साल लगाया, ब्यूरोक्रेट था गवर्नर जनरल गुलाम अहमद, वो पागल हुआ तो दूसरे ने टेक ओवर कर लिया, वो भी जिसको मेजर जनरल कहते हैं, मेजर नहीं था, वो कैप्टन था आर्मी का, 5 साल सिर्फ कैप्टन नौकरी की थी उसने रॉयल आर्मी में। सिकंदर मिर्जा 4.5 उससे लगवा लिए। अयूब उसी की ब्यूरोक्रेटिक जो थी ब्यूरोक्रेसी, उसकी एक एक्सटेंशन था। कोई आर्मी ने चैलेंज नहीं किया, कोई आर्मी ने जाकर कब्जा नहीं किया था, कोई शब खून नहीं मारा था। ये उस ब्यूरोक्रेसी की एक एक्सटेंशन थी जो आई है। वहां पर इस पाकिस्तान में मशरकी, वो चीजें बता रहा हूं जो मेरा अपना तज्जिया है इसके पढ़ने के बाद। मशरकी पाकिस्तान में तो 1905 से वो कौम बन रही है। मगरबी पाकिस्तान में जमहूरियत का उस वक्त काम शुरू होता है जब भुट्टो ने अयूब रिजीम को छोड़ा। उसके बाद तो ये इतना फर्क था दोनों यूथ में, दोनों तरफ, वहां और यहां। ये पहली बात हो गई कि जिस हालत में इन्होंने वहां पहुंचा दिया था। फिर 69 में अयूब, इन्होंने सब इकट्ठे हुए, यही सारे सियासतदार अगरतला केस के लिए जी मुजीब मुहिब वतन है उसको निकालेंगे, तब हम बात करेंगे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। ओके जी, आ गया। अब उस मुहिब वतन ने 6 पॉइंट फार्मूला लाहौर में बैठ के दे दिया। वैसे वो इतना बुरा भी नहीं था, वो ये आपकी 18th अमेंडमेंट के जैसा ही था तकरीबन, इसके साथ साथ उसने यहां दे दिया। फिर वो गुतार का लाया, फिर उसको कहा जी नहीं, आप आए और आप इलेक्शन लड़े। उसने कहा कि बरमला के मैंने 6 पॉइंट पर इलेक्शन लड़ना है। 6 पॉइंट पर इलेक्शन लड़ा वो। जब इलेक्शन 6 पॉइंट पर लड़ने दिया गया और वो जीता, फिर वो गद्दार कहलाया। क्यों? ये कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं कि वो 160 सीट लेके बैठा है और यहां पर 81 वाला कहता है जी नहीं, ये जमहूरियत नहीं चल सकती। कौन सी? अब ये जब हालात आप पैदा करते हैं ना, उस वक्त उन्हें ये था, बंगालियों के ये था, मैं उनसे करीब भी रहा हूं, उनका ये था कि 1905 में उम्मीद हुई थी कि हम कुछ बन जाएंगे।
1911 में बंगाल मुत्तहिद करके हमें खत्म कर दिया गया। फिर हमारी उम्मीद 40 में बढ़ी, 47 में कामयाब हुए, और उसके बाद फिर हमारी उम्मीद घटते घटते बुरी तरह हमने देखा। और तीसरी बार हमारी उम्मीद अब ये थी कि अब तो हमने जीता है, अब तो हमें हुकूमत मिलेगी, और फिर भी हुकूमत नहीं मिलती। तो हम हथियार न उठाएं तो क्या करें। जब ये हथियार हो चुका, सारा कुछ हो चुका, खराब कर चुके, तो वहां पर आर्मी को लॉन्च कर दिया गया। अब बात करने की ये है, देखने की, कि आर्मी लॉन्च होती है, पहले आपको पता है एरिया कितना था। यहां पर लोग कहते थे यहाँ 1300 किलोमीटर बॉर्डर था इंडिया का, उसके ऊपर अब पूरी आर्मी लगी हुई है, सारा कुछ लगा हुआ है। वहां का बॉर्डर मुझे आज के दानिश्वर भी बता दे उस वक्त के 4096 किलोमीटर बॉर्डर है इंडिया के साथ बंगाल का। बांग्लादेश का बॉर्डर 4096 किलोमीटर और 200 किलोमीटर म्यांमार का है। ये टोटल उसकी चारों तरफ बांग्लादेश है। और जो खलीज बंगाल है वो 584 किलोमीटर है, वो इंडियन नेवी की झोली में है। लिहाजा चारों तरफ दुश्मन के दरमियान में आपने जो एक डिवीजन फेंका था, बाद में टूटे फूटे लोग भेजे वहां पर बगैर हथियारों के, ठीक है, उसके बाद इतने बड़े बॉर्डर को भी संभालो और अंदर को भी संभालो, तो ये आर्मी को विक्टिमाइज किया गया था। अब मैं दूसरी बात ये एक और करता हूं, ये कहते हैं जी इधर तुम उधर हम, भुट्टो ने कहा नो। मैं 1970 में गया एज ए यंग अफसर, उस वक्त ये कैंपेन चल रही थी इलेक्शन की, उधर 162 सीटें थी ना, एक भी वेस्ट पाकिस्तानी लीडर वहां पर कैंपेन करता नजर नहीं आया। दे वर नॉट इंटरेस्टेड। इधर 138 सीटें थी, एक भी बंगाली यहां पर कैंपेन करता नजर नहीं आया। अरे बाबा, इलेक्शन से पहले इधर तुम उधर हम तो हो चुका हुआ था। क्या इलेक्शन आप करवा रहे थे? सिर्फ फहम फराज की कमी थी। ठीक है, विजन आज जो बनते हैं, बाद में बड़े रोया। मैंने सारी चीजें अपनी, मैंने ये जो किताब मैंने कहा किताबें मैं लिखी है सारी। उसके बाद जब दो पार्टियां आपस में मुत्सादम हो जाती हैं, लेट्स से एक पार्टी है 81 सीट वाली और एक चले 160 वाली, बाकी 58 सियासतदान क्या कर रहे थे, कौन सी बिलों में घुसे हुए थे? उनमें तो पाकिस्तान बनाने वालों में भी शामिल थे। वो उनका चाहिए था कि 57 वो लोग खड़े होते किसी के साथ भी। अगर मुजीब था दुरुस्त, जो था मैं कहता हूं ठीक था, उसके साथ खड़े होते, देते एक दफा देखा जाता, फिर उसके साथ भी नहीं खड़े हुए, फिर अगर भुट्टो ठीक था तो उसके साथ खड़े होते। चूहों की तरह बिलों में ये लोग चले गए और बाद में बातें करते हैं कि आर्मी ने वहां किया। हर एक ने, मैंने आके जिन चीजों से आपने मेरे वो सवाल ही दुखती राग पे किया है। बात ये है मैंने आके पूछा, दानिश्वर बैठे जब हमारे ये मेरी बुक की पहली रूनुमाई हुई, बड़े बड़े महा बैठे हुए थे दानिश्वर। मैंने कहा भाई एक बता दो मुझे, बॉर्डर कितना था? पता है? नहीं पता। मैंने कहा जी मुझे काइंडली इन सवालों का ये बता दे कि क्या आपको नजर नहीं आ रहा था कि उधर वाले इधर इंटरेस्टेड नहीं है और इधर वाले उधर इंटरेस्टेड नहीं है और आपको कुछ और करना चाहिए था? मैंने कहा आप दानिश्वर, जो मैंने कहा एजुकेशनिस्ट बैठे हुए हैं जिन्होंने बाद में मरसिया लिखे कि हमारा भाई हमसे बिछड़ गया, जिसको ना कभी देखा था ना कभी प्यार किया था। मैंने कहा क्या एजुकेशनिस्ट, मैं तुमसे पूछता हूं, कितना इकबाल को कितना ट्रांसलेट करके भेजा था? वहां से टैगोर को कितना ट्रांसलेट करके इधर लाए थे? कितने स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन करवाया था आपने? बिल्कुल बिल्कुल। आज रोते हो क्या जी? आप मरसिया लिखने के लिए बैठे हो? और उसके बाद जो हमारे जो है मीडिया, उस वक्त तो अखबारी था ना ज्यादातर, बड़े बड़े दानिश्वर राइटर्स कहते हैं जी ये वो लीजेंड थे, खाक लीजेंड थे। वेस्ट पाकिस्तान में बताया नहीं जाता कि ईस्ट पाकिस्तान में हो क्या रहा है। बिल्कुल सर, सॉरी टू कट यू ऑफ। यहाँ से दानिश्वरों को लेके जाया जाता है कि वहां पे देखो हालात क्या है। वहां वो खून के छींटे दीवारों पे देख के आते हैं और कहते हैं वहां मोहब्बत का जमजम बह रहा है। बिल्कुल। हर बंदे ने अपनी कंट्रीब्यूशन की है इस जंग में।
और ये गले उसके बांधा जाना था एंड पे, हम्म, जो नहीं बोल सकता था, एंड दैट वाज पुअर आर्मी। एग्जैक्टली। थैंक यू सर फॉर एनलाइटिंग अस। और ये वो जिसे कहते हैं ना, एक छुपी हुई हकीकतें हैं जो ऑफ कोर्स आप ही या फिर आप जैसे लोग ही बता सकते हैं जिन्होंने उसको खुद एक्सपीरियंस किया। अब मैं बढ़ूंगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड गुलाम हसन जोया साहब की तरफ। सर, सर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इस वक्त भी पिछले जो है 1.5 साल 2 साल पहले भी एक वार जैसी सिचुएशन हमारे और दुश्मन के दरमियान में रही। उससे पहले भी ये 65 की वार और फिर 71 की वार, और उसके बाद भी बीच में कशीदगी रहती है अक्सर औकात। तो इस दौरान के अंदर आपको पता है 3rd जनरेशन वार भी साथ साथ चल रही है, सोशल मीडिया के थ्रू भी चीजें बहुत सी सर्कुलेट करती हैं। तो हमारे साथ चूंकि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जो है वो इस टाइम स्टूडेंट्स की ही है, और मैं चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स को बताएं जब इस किस्म की कशीदा सिचुएशन होती है तो उस वक्त क्या किया जाए, और उस वक्त सिविलियंस ने क्या किया था जब 1965 या 1971 की वार थी, और अब हमें क्या करना चाहिए अगर फिर दोबारा से ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो, जो सिविलियंस हैं खासतौर पर स्टूडेंट। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खान साहब का जितना नॉलेज है मैं तो जानवे तिलमजी उनके सामने तय कर सकता हूँ। तो लेकिन जो कुछ मैं कहूँगा आज के तनाजुर में, वो बकौल शायर, ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर से मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल को सरखरू करके। तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एंड फॉर द टीचर्स एज वेल, ये हमेशा चलता रहेगा। हम अगर आज ये समझें कि हमने अपने फोर्टा एरियाज को जो है, नॉर्दर्न एरियाज को वो क्लियर करा लिया है और अब हम पुरअमन हो गए हैं, अब हम सुकून की नींद सो सकते हैं, आई एम सॉरी, इट कैन नॉट हैपन। हमें हर वक्त अपनी महफिल के शम्सो कमर देने के लिए तैयार रहना होगा जब भी वतन को रोशनी की जरूरत पड़े। तो ये 65 में 71 में हम बहुत कम तादाद में थे, लेकिन हम हमेशा सुरखरू हुए। जिस तरह 71 का जो नॉर्मली जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो एक नेगेटिव पिक्चर जो है वो पोर्ट्रे करते हैं अवाम के सामने कि जी वो 90,000 कैदी हो गए और हम पॉलिटिशियंस उनको छुड़ा के लाए। एवरीवन हैज टू प्ले द रोल। जिस तरह उन्होंने बड़े सिस्टमैटिकली 48 से लेकर आपको एक मुख्तसर वक्त में शॉर्ट पैराए में उन्होंने पूरी एक हिस्ट्री आपको बयान कर दी। हमने जो हमसे बन सकता था हमने वो किया। वो बगैर हथियारों के जो है वो लोग लड़े। 65 में चविंडा के मुकाम के ऊपर जो है, जो हम ये सुनते हैं कि जी वो बमों को बांध के आगे हम लेट गए, और आलमी जंग जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद प्रोबेबली ये टैंक्स की जो है वो सबसे बड़ी लड़ाई थी चविंडा के मुकाम के ऊपर, एंड दिस वाज अ रियलिटी। आपके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर आपके पास मुख्तलिफ स्कर्मिशेस जो हैं वो ईस्टर्न बॉर्डर पे, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर ये चलती रही और ये चलती रहेंगी। कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन है, लेकिन वो हमने एक चाय का कप पाकिस्तान में पिलाया था और फिर एक चाय का कप हमने अफगानिस्तान के अंदर जाके पिया। दिस वाज अ पे बैक ऑफ 1971 वॉर टू इंडिया एंड द अदर वर्ल्ड पावर्स। चाइनीज ने जो एक वो चाइना वॉल बनाई थी, और दे थॉट एशियन टाइम्स के अंदर दे थॉट कि अब हम ये इन्फेंट्री अटैक से जो है वो बच जाएंगे, लेकिन 3 टाइम हिस्ट्री के अंदर वो चाइनीज वॉल पेनिट्रेट हुई। व्हाई? बिकॉज जो अटैकर्स थे दे बॉट द वॉल गार्ड्स। चाइनीज जो है वो भूल गए कि हमने उन वॉल गार्ड्स को एक्चुअली तैयार करना है, और वो जब वो आए, वो दरवाजे गेट खुल गए एंड दे वॉकड इन। देन दे रियलाइज्ड कि किसी भी चीज की प्रेपरेशन से पहले कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब ये मशरकी ये ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के बीच में वॉल बनी थी, तो ईस्ट बर्लिन वालों ने गन का एक डंपर जो है वो उठा के वेस्ट बर्लिन वालों की तरफ जो है वो फेंक दिया। इन रिटर्न व्हाट द वेस्ट बर्लिन पीपल डिड, उन्होंने उसी डंपर के अंदर फ्रूट,
जो अशाए खुर्दनोश की चीजें जो हैं वो भर के वो प्लेस की और ऊपर एक जो है वो कार्ड रखा जिसके ऊपर लिखा हुआ था दिस इज व्हाट वी हैव टू गिव यू। सो हम जो सोचते हैं कि जी मुल्क ने हमें क्या दिया, फलां सियासतदान ने हमें क्या दिया, फौज ने हमें क्या दिया, व्हाट वी हैव टू थिंक इज व्हाट वी हैव टू ऑफर। जब तक हम अपना कैरेक्टर बिल्ड नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। और आप फौज का जो मोटो है और जिसका जो है वो इत्तेहाद, यकीन, जहाद फी सबीलिल्लाह, काफिर है तो जो है वो बेतेग भी लड़ता है। जो बीबीसी ने मजाक उड़ाया था इनका तालिबान का और कहा था कि जी हम देखते हैं कि इकबाल का जो ये शेर है ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड कि जी मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है, सिपाही कैसे लड़ेंगे ये आप। एंड इन 20 years दे प्रूव्ड कि हम बगैर तेग और उसके बगैर उस कंपैरिजन में अगर आप असला बारूद को देखें तो हम लड़ सकते हैं। दिस इज अ लेसन फॉर अस, लेसन फॉर एवरीवन, लेसन फॉर द यूथ। मुल्ला उमर ने कहा था कि यू हैव वॉचेस वी हैव टाइम। तो जहां पे आपके पास वो इतनी फैसिलिटीज नहीं है, आपके पास टाइम तो है, अपने आप को तैयार करें। अपने आप को तैयार रखो गोला बारूद के साथ, जो भी आपसे बन सकता है उसको तैयार रखो और उसके बाद फिर जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर हम जो है वो नतीजा छोड़ें। ये सारी बातें जो मैंने वो की हैं, जब तक हम अपने कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज लेवल से नहीं करेंगे। ना जो आपने कहा, जो इस वेबिनार का थीम भी था कि हम सिक्योरिटी के अंदर जो है ये यूथ जो है वो कैसे अपना रोल जो है वो प्ले कर सकती है। कैरेक्टर बिल्ड होने के बाद आई वुड सजेस्ट टू दी टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स। टीचर्स को इसलिए कि वो स्टूडेंट्स को गाइड करें और स्टूडेंट्स को इसलिए कि वो अपनी लाइन खुद चूज करें। नॉट एवरीवन कैन बी अ डॉक्टर और एन इंजीनियर और अ सोल्जर। आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं, जो कैपेसिटीज हैं, आप उनको बिल्ड करें। और यू सी, आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अगर एक खाकरोब भी जो है वो अपनी ईमानदारी के साथ झाड़ू लगाता है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है मुल्क की तरक्की के अंदर। हम अनफॉर्चुनेटली ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं, कौन से स्कूल में पढ़े हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी पर पढ़े। भाई आप, जो मैंने शुरू में एक बात की थी, व्हाट वी हैव टू ऑफर, और जो हमने ऑफर करना है वो हमारी अपनी कैपेबिलिटीज की बेस के ऊपर हमने उनको ऑफर करना है, मुल्क को ऑफर करना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको वाकया जो है वो सुना दूं। फाटा के अंदर जब ये एक ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन राह निजात, तो मैं ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व था। 24 आवर्स में से 17-18 आवर्स आई हैड टू रिमेन अवेक बिकॉज टू कीप पेस विद डेवलपमेंट्स, और साथ साथ ऑपरेशन चल रहा था। तो जो टीटीपी का हेडक्वार्टर था, इट वाज कैप्चर्ड विद जस्ट अ स्ट्रेंथ ऑफ 23 पीपल। जब वो जगह कैप्चर हो गई और वहां पे जब हमारी फोर्सेस वहां पे गई, तो जो यूनिट कमांड कर रहा था कर्नल, उसने लीड किया था उस जगह को कैप्चर करने में, तो वो एक बंकर के अंदर गया, वहां पे एक आईडी लगी हुई थी और उस टाइम पे वो काउंटर अटैक जो है वो टीटीपी वाले जो है वो कर रहे थे। तो उस आईडी के ऊपर उसका पांव आया और उसकी बाईं टांग जो है वो उड़ गई। तो मैं एरियल रिकॉनेसेंस करके हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड किया, तो आई सॉ माय जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्टैंडिंग देयर, और उन्होंने इशारा किया कि हेलीकॉप्टर को वापस जो है वो नहीं जाने देना, और सेट के ऊपर भी मैसेज आ गया। मैं नीचे उतर के गया, आस्क्ड हिम के सर खैरियत। उन्होंने कहा मुझे बताओ ये एग्जैक्टली मैप के ऊपर जो है वो कौन सी जगह है जहाँ पे उमर है। सो आई इंडिकेटेड एंड आस्क्ड हिम अगेन कि सर क्या हुआ। He said कि उसका पाँव उड़ गया है and I am going to go and recover him. मैंने कहा सर, your life is precious because till the time you are there, you will be commanding and you will be guiding everyone. तो आप ना जाएं, I'll go again. He said no, ये पायलट वहाँ पे लैंड नहीं करेंगे because लाइव फायरिंग जो है वो हो रही है, तो let me go. So वो गए, वहां से हेलीकॉप्टर को उन्होंने लैंड कराया, रिकवर किया, वापस आया and again asked him, सर आप क्यों गए? उन्होंने कहा कि अगर मैं ना जाता
तो मेरी उस बटालियन का कर्नल जो है वो वहां से रिकवर ना होता, तो जितने बाकी बटालियंस ऑपरेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके कमांडिंग ऑफिसर्स, उनके जवान, वो क्या सोचते हैं कि हमें जंग में झोंक दिया है और जब जरूरत हमें पड़ी है हमारी रिकवरी की तो हमारा जनरल जो है वो हमारे पास नहीं आया। सो दैट इज द लीडरशिप, दैट इज द कैरेक्टर that we want to instill into our students, into our youth, into our leaders, so into everyone. So मैं इसको prolong नहीं करता, आप प्रोग्राम को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही मजेदार आपने हमें जो है ना आंसर भी दिया, और ऑफ कोर्स इस आंसर से हम सबको ही, मैं खुद भी क्योंकि तदरीस के शोबे से बिलोंग करता हूँ, पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैं यकीनन आपकी बताई हुई चीजों को इंशाल्लाह उसके अंदर इन्वॉल्व करूंगा मजीद अपनी टीचिंग के अंदर, अपने इर्द गिर्द के उस्ताज़ इकराम को भी ये तलकीन करूंगा। कर्नल फारूक साहब, आपसे भी मैं चाहूंगा कि इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करूं, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूथ चाहती है कि उनको बताया जाए और एक सही डायरेक्शन दी जाए। सेम जैसे मैंने अभी सर से पूछा, उनसे मैंने पूछा था ये कि सिविलियंस का और यूथ का करंट वारफेयर और करंट जो सिचुएशंस चलती है और कशीदा हालात हो जाते हैं अक्सर ही हमारे दुश्मन के साथ, और अब तो मुतवातिर हो रहे हैं, और खासतौर पे कश्मीर की वजह से भी, तो उसके अंदर उनका क्या किरदार है इस वक्त, अगर वो आर्मी के अंदर नहीं है डायरेक्टली? पहली बात तो यह है कि जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि जंग जारी है, तो ये जारी है और ये रहनी है। अगर कुछ थोड़ा बहुत आपको अमन मिला तो मेरी नजर में प्रोबेबली जनवरी 23 के बाद कुछ बेहतर हालात हो जाएंगे। ठीक है। अब रही बात ये कि जो आपने सब्जेक्ट, अगेन आपने, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कि यूथ को क्या बताना है। मैं आपको बताऊं, आपकी सोसाइटी की हालत जो हो चुकी है वो है कि जो भी आप रिफॉर्म्स ले आते हैं वो उसमें दलदल में चले जाते हैं। और इसका मैंने एक बाकायदा, मैंने एक थ्योरी है, मेरी किताब एक ये भी है, थ्योरी मैंने एक बनाई है कि कंप्रोमाइज्ड सोसाइटी में आपको कहता हूं। पूरा पहले वक्तों में जब बाबा थे बड़े मासूम थे, वो कहते थे, उन्होंने 11 सितंबर को जो स्पीच दी थी ना, उन्होंने कहा था कि ये आपको ब्राइबरी और क्या उसका नाम है, एक और जो चीज थी, ठीक है, ये आपको खराब करेगी। मासूम थे, उन्हें पता नहीं था कि हम किस लेवल के जा सकते हैं। फिर उसके बाद ये करप्शन एक थोड़ी बड़े लेवल के ऊपर एक बेस पकड़ गई। अब करप्शन भी छोटी हो गई है। करप्शन इज अ सेगमेंट ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी, राइट हो, एंड दैट इज कंप्रोमाइज सोसाइटी। कंप्रोमाइज, मैंने इक्वेशन ये बनाई है, पढ़े लिखे लोग हैं इनके लिए। करप्शन, इन्वर्टेड कॉमर्स शुरू है, ठीक है, ब्रैकेट शुरू है, करप्शन प्लस केयरलेसनेस ऑफ strong plus helplessness of weak, close multiplied by acceptance is equal to compromised society. ये है आज आपकी सोसाइटी। Till such time you hit the acceptance, till such time you hit the acceptance, nothing will fall down. और कैसे हिट करेंगे? By creating an integrated cohesive society, and the method I have suggested, अब मेरी नेक्स्ट बुक का नाम भी वो आ रहा है, that is public suo moto. पब्लिक सुओ मोटो, ठीक है, ये बगावत और गुलामी उसके दरमियान का आईनी रास्ता है, ठीक है जी। इसके ऊपर मैं रिफॉर्म्स लिख रहा हूं। मैं आपको मजेदार बात बताऊं, मैं रिफॉर्म्स लिख रहा था तो मुझे अचानक ख्याल है कि यार सारे रिफॉर्म डूब जाएंगे अगर आप सोशल रिफॉर्म नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई वेंट फॉर दैट, काफी फंसा रहा मैं उसमें। आई हैव बीन एबल टू मेक माय हेडवे देयर आल्सो। बड़ा डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट था। और ये बात जो आप कर रहे हैं यही हमने करनी। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, यूथ की तरफ। एक बात तो यह है कि ये जो जंग है ये शुरू ही आपसे हुई है। आपके मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में और कुछ पढ़ाया जाता है जो रिफ्ट क्रिएट करता है इधर बहुत सारे मदरसों में, ठीक है जी। और जो हमारे कॉलेजेस में आजकल फैशन किस बात का है
talk against your history, talk against your heroes, talk against your army. ये सबसे बड़ी मुझे तकलीफ उस वक्त होती है जब फैकल्टीज के यंग लोग जिनको बाहर की हवा किसी ने लगवा दिया है वो इंडक्ट हो चुके हुए हैं आपके। पहला मेरा मकसद यह है कि आप अपने दरमियान में ऐसे लोगों को मत पिनपने दें, उनको रोक लें, ठीक है। दूसरी बात, मैं कई यूनिवर्सिटीज में बुलाया गया और एक कॉमन सवाल आता है और मुझे मैं हैरान होता हूं क्यों वो आता है। वो सवाल ये होता है कि जनाब हमारे मुल्क में जो हमारी मुआशी हालत है, क्या हमें इतना आर्मी पे खर्च करना चाहिए, डिफेंस फोर्सेस पे? क्यों ना हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं? इसके ऊपर बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं। मेरा पहला, मैं जो जवाब वहां देता हूं, यहाँ पे भी स्टूडेंट है, नए बात करने की बजाय वही जवाब होता है मेरा। मैंने कहा बेटा बात यह है, पहले तो मुझे हैरानगी इस बात की है कि तुम उम्मत उस नबी की हो जिसके वसाल के वक्त घर में दौलत नहीं थी, तलवारें थी। बिल्कुल। और तुम आज दौलत वर्सेस तलवारों को लगा लिया। दूसरी बात, तारीख क्या है? सिर्फ जंगें और बहादुरों के किस्से, जीते हुए लोगों के किस्से। कारून को कौन याद करता है? एक मिसाल बन गई है छोटी सी। तारीख है ही ये कि बहादुरों के और जीते हुए लोगों के जंगों के किस्से हैं तारीख। और दूसरा, उसके साथ इंसाफ। जब भी किसी ने सोचा कि उस जमाने में खुशहाल थे लोग, तो इंसाफ आता है। मैं 2 दिन पहले हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में मुझे मदऊ किया गया था, तो मैंने यही कहा था कि खुदा के लिए इंसाफ और ताकत, ये दो अब दीवाने खड़ी करें, पिलर खड़े करें। इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंसाफ मिलने वाले को खुशहाली नसीब होती है, उनके मामलात कम होते हैं, इकोनॉमी बेहतर होना शुरू हो जाती है, अखलाकियात बढ़ना शुरू हो जाती है, प्राइड बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं ये कहता हूं, पहले इकोनॉमी के जो मैं बात कर रहा था, मेरा जवाब ये होता है कि पहली तो तारीख का ये बात है। फिर अब थोड़ा आगे आते हैं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क होता था, क्या यहाँ पे नहीं था? उस वक्त यही था ना, गोश्त, गल्ला, पानी, हीरे जवाहरात, ये वो सब कुछ। लेकिन 7000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हर साल ताराज होता रहा, लुटता रहा, इज्जतें भी लुटती रही, और हर साल फिर उनके लिए तैयार करते थे ये इकोनॉमी। उससे भी आगे आ जाएं, आज के दौर में क्या लीबिया में कोई भूखा सोता था? क्या शाम में, इराक में यह हालत थी? वहां पर अब सऊदी अरब को देख लें कि इकोनॉमी वहां पर दौलत की कोई रेल पेल कम है, लेकिन भागते फिर रहे हैं, कांपते फिर रहे हैं कि हमारे डिफेंस को करें। बिल्कुल, ठीक है। ये है का मैं और साथ में ये भी कहता हूं कि जो लूटने पे लगे रहे सेंट्रल एशिया वाले, वो आज भी भुक्के नंगे हैं। तो व्हाट इज देयर? तो मैंने कहा मेरे नजदीक इस काल बेटा ये है कि इकोनॉमी और नेशनल पावर, इनको एडवर्सरी मत बनाओ। दे आर नॉट एडवर्सरीज, दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। और कंप्लीमेंट्री भी ई वाला कंप्लीमेंट, आई वाला नहीं। दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों को लेके बढ़ो, ठीक है। ये मत कहो आज अगर किसी को फिर भी शक है, ये तो एक ब्रॉडर साइड है मेरी जो मैं कहता हूं। तारीख मैंने कहा मुझे ये बता रही है, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं जो आपको मजीद बता सकूं। बाकी किसी ने देखना है तो जाके देख ले उनकी हालत। किसी को अपने पे अपने फख्र कम हो ना, तो इंडिया में जाके हालत देखो। कल परसों भी ये हुआ है, एक मुसलमानों की बस्ती पे शायद जिरे राम के साथ जो हशर किया गया है। अब जाके उन देखो, आजादी की हम कदर क्यों नहीं करते? उसमें सबसे पहले मेरी जनरेशन है कसूरवार, जो पाकिस्तान के फौरन बाद पैदा हुई थी ना, पहले 10 साल में।
ठीक है, और जो आज तक हेड है हर जगहों के ऊपर, ये सबसे गुनाहगार हैं। आगे एक तरबियत नहीं उसका की गई क्योंकि मुफ्त में मिल गया था बना बनाया। लेकिन आज जो नौजवान के अंदर तड़प है, जानना चाहता है, मैं उससे बहुत पर उम्मीद हूं। मैं उस नस्ल से नहीं हूं जो हमेशा कहे जी पुराने अच्छे तगले बड़े। नो, इट इज नॉट सो। आप प्रोवाइड तो करें, उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, आप फीड पर प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरे टीचर भी सुन रहे हैं, खुदा के लिए उनकी कैपेसिटी को सेशिएट करो। बंदा अपने जो कुछ सवालात लेके आता है, मेरा ये हक मुझे को कहे कि जी आप गए कॉलेज यूनिवर्सिटी में कि जी 15 मिनट ना आधा घंटा सर आपका आप बोलेंगे, आधा घंटा फिर आपको को सवाल करवा देंगे। कौन से सवाल करवाएं? मैंने कहा पहली कंप्रोमाइज तो ये, खुदा के लिए मेरे साथ ना करो कि कौन से सवाल करवाएं, तुम गंदे से गंदे ढूंढ के लाओ, करो मुझसे सवाल। मैं इस वक्त एक सीनियर सिटीजन पाकिस्तान का हूं, अगर मैं बच्चों को कुछ नहीं दे सकता तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा, कोई और दे देगा, सवालों को खराब मत करो। एक दूसरा, मैंने कहा जी 15 मिनट मुझे काफी हैं, बाकी मैं सवाल जवाब ज्यादा लेना पसंद करूंगा। एंड कैन यू बिलीव कि वो सवाल जवाब 2-2.5 घंटे चलते रहे, ठीक है, यहीं पर लाहौर में यूनिवर्सिटी में। एंड पर जब कोई सवाल ना रहा तो मैंने कहा बेटा आप मुतमईन हो गए हैं या थक गए? मैं तो नहीं थका। ठीक है, अब मैंने कहा ये बात मान लो, ये वतन ये तुम लोग हो, अपने आप को गुलामी से, ज़हनियत गुलामी की निकालो। उसके लिए मैंने सोशल रिफॉर्म में ये दिया है कि सबसे पहले एहतराम आदमियत सीखो। एहतराम आदमियत नहीं है, कोई अगर किसी के पोजीशन नहीं है तो वो बंदा ही नहीं है, उसकी जरूरियात ही नहीं है। एहतराम आदमियत सीखो। एहतराम आदमियत से सेकंड स्टेप है एहतराम शहरियत। फिर शहरी को अपने हकूक का पता हो। बिल्कुल जैसे मुल्कों में लोग कहते हैं, हमारे तो जाते हैं ना कि जनाब एक लड़के सामने के सर ये कर दे, मेहरबानी फरमा दे, ये मेरे कागजात पूरे हैं, वो कहता कल आओ जी देखेंगे। नो, जो मुल्कों में एहतराम शहरियत, वो कहते हैं कि बॉस बड़े प्यार से, दिस इज कंप्लीटेड, नाउ काइंडली इशू विद दिस, मैंने जाना है, राइट? लेट्स ब्रिंग दैट स्टेज, that you youth can bring that stage. तीसरी बात, जब भी देखते हैं क्या हो गया है लोगों को, कहते हैं जी तब्दीली लाओ। अच्छा भाई क्या है? मैं कई लोगों से पूछ क्या तब्दीली लाने, सिस्टम में तब्दीली। मैंने कहा क्या सिस्टम में तब्दीली लानी है? आगे हंस के दिखा देते हैं। और यार इसके ऊपर वर्क करो। मैं अभी जो आपको मैंने बताया ना पब्लिक सो मोटो, मैं ये दे रहा हूं कि यहाँ 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 गांडा लगाओ। मैं वो जगह इंडिकेट कर रहा हूं, गलत होगा तो कोई मुझसे बेहतर सोच लेगा, सोचेगा तो सही ना। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से कि ये चीजें जो हैं कि उसके ऊपर अपने तब्दीली जब लाने का कुछ सोचते हो तो पहले ज़हनी गुलामी निकालो। हम जब सोचते हैं लीडरशिप नई आनी चाहिए, फिर वही मनहूस चेहरे 40 ढूंढने लग जाते हैं, उन्हीं को 40 में से ढूंढते हैं, वो या उनका पुत्र या बेटी या दूसरे तीसरे जो वगैरह वगैरह है। वाई नॉट यू 41st, वाई नॉट 42nd, वाई नॉट 43rd, राइट? जो हुक्मरान कब्जा करके बैठे हुए हैं या लीगली जो भी आए हैं, अगर उनके बच्चे वाकई मेरिट पे आते हैं तो कंटेस्ट करें, बिल्कुल, उनकी ये पाबंदी नहीं है। लेकिन आप जुर्म कर रहे हैं मेरे नजदीक, कौम के साथ भी और अपने साथ भी। जब आप कहते हैं यार फलां नहीं, उसकी बजाय फलां बेहतर रहेगा, रज्जे नहीं हो यार, तुम 70 साल चतरा है। ठीक है, मैं चाहता हूं स्कूलों में नंबर 1 लीडरशिप की उमंग पैदा करें फॉर करेक्टिंग द थिंग्स। पहला टास्क हर टीचर दे अपने उस्ताद बच्चों को कि एक बंदे को दुरुस्त करो बस, और वो आपका अपना आप है, पहला टास्क। दूसरा ये है कि अपने आप से मुतासर कर दूसरे को। हमारे यहाँ तबलीग के लिए चल पड़ते हैं, मैं 1000 गुना करके भी आया हूं, मैं आपको तबलीग ऐसी करूंगा कि याद करेंगे आप, तबलीग के लिए। मैंने कहा नहीं, अब तबलीग को लोग रिएक्ट करते हैं,
इवन हमारे दीन में तबलीगियों को रिएक्ट करते हैं लोग, तबलीग को। तबलीग नहीं, एक तरकीब अपनी बनाओ और उससे एक तरगीब दो, तरगीब दो जाती नमूने के साथ, ठीक है। ये 3-4 चीजें मैं यूथ के लिए, इन इंस्टीट्यूशंस के लिए कहूंगा कि खुदा के लिए उनके मुंह बंद करो जो बकवास करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ या अपनी फोर्सेस के खिलाफ। एक रेडिक्यूल करना, हर एक को बराबर समझना, नो, ठीक है। बड़ा औखा काम है ये, जिनमें से हम गुजर के आए। मैं नहीं गिनना चाहता कि मैं किन मुसीबतों से निकला, कितनी बार मौत को हमने सामने देखा, जिंदगी थी निकल आए, शायद यही बताने के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा के लिए स्कूल्स इसमें अवेयरनेस पैदा करें। अब इस जंग में, आइंदा जंगों में हमारा हर बच्चा सिपाही है, और कॉलेजेस स्कूलों वाले अगर आज ये रियलाइज कर लें, जाग जाएं, तो बखुदा आज आप उस स्टेज पर खड़े हैं जहां के बड़े बड़े लोगों से, जहां चुंगल था ना, चुंगल में थे हम, बड़े बड़े जो थे ना ग्रुप में, पहले अमेरिका आता था, फिर उसके बाद बरतानिया की बारी, फिर उसकी इजराइल, इंडिया, फिर वो दूसरा तीसरा, और हमें मुजारे ही रहना था। अब हम ऐसी स्टेज पे खड़े हैं, आप इस वक्त थोड़े से दिन तकलीफ के उठा लेंगे तो हम कौम वो हैं जो पहचानी जाती है। लेट्स बी ए प्राउड नेशन नाउ। दैट्स माय मैसेज टू योर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एज वेल। बहुत शुक्रिया सर। लास्ट क्वेश्चन, और मैं चाहूंगा कि इसका आप बड़ा यानी कुछ मोमेंट्स के अंदर इसका आंसर करें, इसलिए कि हमारे पास टाइम भी कम है। और लास्ट क्वेश्चन मैं हसन जोया साहब आपसे और फिर कर्नल साहब आपसे भी सेम क्वेश्चन पूछूंगा, और ये जरा महाज से हटकर है। और वो ये क्वेश्चन है हसन साहब कि जब आप किसी मिशन पे जा रहे होते हैं या फिर आप बैटलफील्ड के अंदर ऑफ कोर्स आप जा रहे होते हैं किसी न किसी मिशन के ऊपर, तो फैमिली के क्या तासुरात होते हैं आपको लेकर, एक तो रवाना करते हुए और जब आप वापस आते हैं तब, और इस पूरे दौरानिये में अक्सर महीने भी लग जाते हैं, आप फैमिली से फिर दोबारा मुलाकात नहीं होती, सिर्फ बातचीत होती है। उस दौरान में फैमिली की सपोर्ट और फैमिली के तासुरात वो किस तरह देखते हैं आप? मेरा जवाब शायद अनऑर्थोडॉक्स होगा। मेरी नेचर ये है कि व्हेन आई एम गिवन अ टास्क, सो आई स्विच ऑफ एवरीथिंग एल्स और देन आई प्रोसीड टू कंप्लीट दैट टास्क। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कहना जरूर चाहूंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर आप सुनते हैं फौज के खिलाफ बातें, जिस तरह साहब भी बात कर रहे थे, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना, तेनू हिक लगे तो तू जाने। तो अपना भाई, अपना बेटा आप फौज में भेज के देखें और वो शहीद हो, तो फिर आपको फौज की कदर जो है वो मालूम। हम कहते हैं कि जी हमारे टैक्स के ऊपर जो है ये फौज जो है वो पल रही है। तो फॉर द रिकॉर्ड, सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी जब उसको पहली सैलरी मिलती है ना, तो उस दिन से टैक्स देना शुरू कर देता है। वो ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी में से जो है वो डिडक्ट होना शुरू हो जाती है। तो उनके सीनों में भी होते हैं तलातम गम, वो जो औरों को हंसाते हुए थक जाते हैं। तो ये जिस माँ का बेटा एक शहीद हुआ, आपने कितनी वो वीडियोस देखी होंगी कि वो माँ कह रही है या बाप कह रहा है कि मेरे 10 बेटे और होते तो मैं उनको भी वतन पे कुर्बान कर देती। और एक माँ ने ये कहा कि 2 माएँ हैं, एक मैं हूँ और एक ये सरजमीन है जो मेरी माँ है, तो और सबकी माँ है। मैंने अपने बेटे को ये कह के फौज में भेजा कि सबसे पहले तुम्हारी इस माँ का हक है जो सरजमीन है। तो मैं जब भी वो गया किसी भी मिशन के ऊपर, किसी भी ड्यूटी के ऊपर, तो मेरा ये ईमान रहा है कि हमने ये मुल्क हासिल किया। ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कि किसी दिन तो इस मुल्क में शरीयत नाफिज होगी, ठीक है। अब मैं वो टिपिकल टाइप ऑफ शरीयत की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्चुअल शरीयत है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इस ईमान के साथ अपने मिशन के ऊपर जाते हैं और शहीद हो जाते हैं तो शहीद हैं, उसका अपना एक दर्जा है, लेकिन आप वापस आते हैं तो गाजी हैं। आप अगर मिशन के ऊपर नहीं भी हैं, आप गेम्स खेल रहे हैं, आप क्लासेस में गए हुए हैं, आप इवन घूम फिर रहे हैं, बट आप चूंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत गए हैं दैट यू आर 24 आवर्स ऑन ड्यूटी सोल्जर,
तो आप इस दौरान किसी हादसे में मर जाते हैं, तो मेरा ये ईमान रहा है थ्रू आउट माई सर्विस कि आप शहीद हैं। तो मैं तो इसी जज्बे के साथ जो है वो हमेशा, और ये नहीं है कि डर नहीं लगता, लेकिन वो डर जो है वो जैसे ही पहली गोली फायर होती है उसके बाद वो सब डर, हर चीज जो है वो खत्म हो जाती है। बहादुर वही है जो अपने डर के ऊपर काबू पा ले। तो अगर कोई ये कहे कि जी मैं कभी डरा नहीं, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई। सोमालिया में हम एम्बुश हो गए यूएन मिशन में, तो पीछे मैंने देखा कि पीछे एक गाड़ी है, एंड आई थॉट दैट दिस इज वन ऑफ माय व्हीकल्स। मुझे बाद में पता लगा कि वो मेरी नहीं, वो पिछले किसी और कॉन्वॉय की गाड़ी थी। सो आई वेंट बैक इनटू दैट एम्बुश साइट अगेन, जब वो रॉकेट्स भी वो सोमाली फायर कर रहे थे, गोलियां भी फायर हो रही थी, बट उस वक्त मुझे कोई मौत का वो डर नहीं था। मुझे सिर्फ और सिर्फ फिक्र ये थी कि यार मेरा पीछे वो जो उस गाड़ी में साथी रह गए, वो ये सोचेंगे कि जोया साहब जो है ना, वो जब वक्त आया तो वो छोड़ के हमें भाग गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस हैज ऑलवेज बीन द स्पिरिट, और आई एम श्योर जितने भी हम बाकी सोल्जर्स हैं, किसी भी आर्म के अंदर हैं, उनका यही जज्बा होता है। अदरवाइज इस जज्बे के बगैर एक नॉमिनल सी सैलरी के ऊपर जो है वो, जब हम गए तो हम बड़ी मुश्किल से मेस बिल अपना क्लियर कर पाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह सैलरीज बेहतर हैं, बहुत बेहतर है, लेकिन हम अपने कोलीग्स को देखते थे, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, दे आर मेंटेनिंग मनी। फीलिंग होती थी एट टाइम्स कि यार वो इतना कमा रहे हैं, बट देन रात को लेटते वक्त बिस्तर पे ख्याल आता था कि आज अगर मैं मर जाऊं और जो मेरा सिविलियन वो दोस्त साथी मर जाए, दोनों की मौत में बड़ा फर्क होगा, और वो फर्क शहादत का फर्क होगा। बिल्कुल ठीक। कर्नल फारूक साहब, आपसे भी मैं चाहूंगा कि सेम क्वेश्चन आपसे पूछूं कि फैमिली के क्या तासुरात रहे हैं जब आप बैटलफील्ड में या फिर अपने किसी मिशन पे रहे हैं आप उस दौरान में, और क्या सपोर्ट वहां से आपको मिलती रही है? मशरकी पाकिस्तान में तो खैर ये है कि मैं 4 साल बाद वापस आया था। अच्छा। पहले गया था, फिर वहां पे जंग लड़ते रहे, फिर 2 साल 4 महीने 12 दिन कैद काट ली मैंने। तो जब मैं वापस आया तो लोग साहबजारे वही एक खुशी के साथ रिसीव करते थे, और फिर उनकी उस वक्त की कहानियां भी थी, फीलिंग तो वही होती हैं जो दूसरों की होती हैं। मैं सिर्फ इस वक्त पर थोड़ा सा शहादत के मुतालिक थोड़ा ये मैं कहना चाहूँगा आपके लिए, एक कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मुकालमा है, ठीक है जी, और उन्होंने एक फरिश्तों ने कहा कि आप ऐसा पैदा करेंगे जो फसाद पैदा करेगा और खून बहाएगा, तो खुदा ने कहा कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। सो देयर वाज अ राज जो फरिश्तों को समझ नहीं आता था, क्योंकि उनकी गर्दन में खून नहीं होता। अच्छा, बात ये है, उस पर मैंने लिखा है, लहू वो जिससे खिले गुंचे आसमानों पर, लहू वो जिससे खिले गुंचे आसमानों पर, नहीं नसीबे मलाइक ये हक के इंसान है। वाह वाह। कराया सजदा फरिश्तों से क्यों कर आदम को, कराया सजदा फरिश्तों से क्यों कर आदम को, यही तो हुक्म इलाही में राज पिना है। वाह वाह वाह, बेहतरीन। That's what I say कि शहादत इतना रुतबा है। और गाजी, पता है क्या होता है गाजी? गाजी वो होता है, बल्कि एक दफा मैंने कहा भी किसी को था, वो जो भी आता था कहता हम शहीद परचम, हम तेरे कदमों में शहीद होंगे। मैंने कहा सुनो इधर एक कमेंटमेंट कर लो, हम दुश्मन का खून तेरे कदमों में नहरों की तरह बहाएंगे, और इस प्रोसेस में मेरा खून बह जाए तो वो तो है ही तेरी अमानत। मैंने क्या दिया, ठीक है। इस जज्बे के साथ हम उतरते हैं मैदान में, और बखुदा कोई डर नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि मेरे नौजवान जो मेरे पीछे खड़े होते हैं, साथ साथ आ रहे होते हैं ना, बगैर डर के आते हैं। 10 भर्ती करने होते हैं, 1000 खड़ा होता है भर्ती होने के लिए, ठीक है। ये पाकिस्तानी कौम है, इसकी कदर करें। पाकिस्तान इश्क है, इश्क है हमारे लोगों का, कि कुछ भी हालत हो जाए। मैं एक फिर आपको एक शेर सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि फूल गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो,
गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। वाह वाह। सो दैट इज योर नेशन, ये पाकिस्तान है। बहुत that's what शुक्रिया कर्नल फारूक चीमा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गुलाम हसन जोया साहब, आपका, आप दोनों मेहमानाने करामी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती औकात में से हमें वक्त दिया और हमें झलक दिखाई उन चीज़ों की जो आप एक्सपीरियंस करते रहे बैटल फील्ड्स के अंदर, और पाकिस्तान आर्मी का एक पॉजिटिव इमेज। और बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि आपने एक सवाल तो खुद वहाँ पे कह दिया था कि आर्मी के बारे में जो खिलाफ बातें की जाती हैं उस प्रोपेगेंडा है, तो उसको आपने खुद से एड्रेस भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। तो लास्ट में मैं इसी एक शेर के ऊपर ही अपना इख्तिताम करूंगा, डिफेंस डे की निस्बत से भी है कि बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तहा हमारा। और इस इम्तहान के अंदर हमेशा ही मुस्लिम उम्मा जो है वो खरी उतरी है, और पाकिस्तान की सरजमीन पे हमेशा बातिल ने जब भी हमारा इम्तहान लेने की कोशिश की है तो हमने उसमें खरे उतरे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमेशा उतरते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आज के इस वेबिनार का इख्तिताम करता हूँ। तमाम तर खवातीन और हज़रात जिन्होंने हमें ज्वाइन किया फेसबुक से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में यही कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।